तो जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं, हाँ। उसमें कैसे कैसे जब हम डिलीवरी के नज़दीक आते रहते हैं तो बॉडी में चेंजेस होते हैं? फर्स्ट हम इसको 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, 3-3 महीने के जो होते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है कि वही वो समय है जबकि अंदर बच्चे का विकास हो रहा है और बच्चा बन रहा है। उसका एक एक अंग जो बनता है वो शुरू के 3 महीने में तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि बच्चे के नाखून भी जो है 3 महीने में रेडी होते हैं। डिलीवरी से पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको तुरंत काम डाउन करने के लिए कुछ ट्रिक या टिप्स हैं? तो अगर इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आई विल जस्ट सजेस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड सिट डाउन फॉर 10 मिनट्स, क्लोज योर आइज, whatever are the thoughts which are coming in your mind जो आपको परेशान कर रहे हैं, please write them down and then discuss them. if they're related to your family तो आप अपने हस्बैंड से या अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो जो भी इशू है आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे डिस्कस करें। तो अगर किसी भी लेडीज़ को पहचानना है कि अब उनकी डिलीवरी डेट आ रही है और उन्हें कहीं लेबर पेन तो नहीं हो रहा है, तो कैसे पहचाना? तो कोई भी लेबर पेन जो होता है वो नॉर्मली पीठ से शुरू होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर लोअर बैक एंड देन इट कम्स इन द फ्रंट। वो आगे की तरफ तब आता है और वो भी नीचे की तरफ ही आता है। सो लोअर बैक एंड लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स के जैसे फीलिंग होती है, जैसे आपको मेंसेस में क्रैम्प्स आते हैं। कई बार कुछ लोगों को उस तरह से फील होता है, पेट आपका टाइट होता है कुछ देर के लिए और फिर रिलैक्स हो जाता है। और ये चीज़ जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, यानी कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन आपको थोड़ा पहले 10 सेकंड रह रहा था, फिर 20 या 30 सेकंड रहेगा, फिर और बढ़ता जाएगा। लोग कहते हैं कि आप घी खाइए, तो घी खाने से चिकना हो जाएगा यूटेरस, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो इन सब को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज हम जानते हैं कि हमारा फूड का ट्रैक्ट, यानी कि जिस पाइप से या इंटेस्टाइन से जहाँ से हमारा खाना जाता है वो और डिलीवरी का पैसेज बिल्कुल अलग अलग है। तो वहाँ का घी वहाँ कैसे पहुँचेगा? वहाँ का घी वहाँ कैसे पहुँचेगा? इनफैक्ट उसके कारण मतलब, और कई लोग तो ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही शुरू कर देते हैं। अब हमारा डेली घी खा रहे हैं। हाँ, अब हमारा वर्कआउट इतना नहीं है, हम फिजिकल एक्सरसाइज उस तरह की कर नहीं रहे, हम खेतों में काम नहीं कर रहे, हम सुबह से शाम तक फिजिकल मेहनत नहीं कर रहे, तो वो जमता है। वी टेंड टू पुट ऑन सो मच ऑफ वेट, हम और बीमारियां इनवाइट कर रहे हैं। साइंस क्या क्या देखे डिलीवरी से पहले जो सही नहीं है, अलग होने। ओके, या सो वाटर बैग अगर रप्चर हो जाता है टाइप से पहले या लेबर की शुरुआत में, तो दैट इज अ साइन दैट यू मस्ट गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। लेकिन कैसे आप पहचानेंगे कि मेरा वाटर बैग रप्चर हुआ, ये समझना ज़रूरी है। कई बार प्रेगनेंसी में अलग तरीके के डिस्चार्जेस रहते हैं, तो ये भी वाटर का डिस्चार्ज होता है। कई बार आप समझ नहीं पाते कि क्या हुआ, बट बहुत सिंपल एक चीज़ है जो अगर आपको समझ में आए, इट फील्स लाइक कि आपका यूरिन निकल गया और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। अच्छा, फीलिंग आपकी बिल्कुल ऐसी होती है, मतलब यूरिन जैसा, यूरिन या ड्रॉप्स में? यूरिन जैसा, हाँ थोड़ा सा। इट कैन बी अ फ्यू ड्रॉप्स ऑल्सो समटाइम्स, बट थोड़ा सा अमाउंट निकलता है कई बार, आधी ग्लास के बराबर या एक कटोरी के बराबर थोड़ा सा निकला और आप कंट्रोल नहीं कर पाए। एंड समटाइम्स यू विल फील इट कि नहीं ये फिर हुआ, थोड़ी देर में फिर हुआ। इफ एट ऑल एवर यू फील इस तरह की चीज़, यू मस्ट गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी के स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी हर औरत की ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल फेज़ होता है, लेकिन इन 9 महीनों में उनकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात जो रहती है औरतों के लिए, वो डिलीवरी डेट, कि अब डिलीवरी होने वाली है तो उसके पहले वो खुद को कैसे रेडी करें। मेंटली, फिजिकली इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, इतने सारे ओपिनियंस होते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि डिलीवरी से पहले ये मत खाओ, वो खाओ तो बच्चा जल्दी हो जाएगा, या बच्चा बहुत आसानी से होगा, या नॉर्मल डिलीवरी होगी। इससे जुड़े बहुत सारे ओपिनियंस भी रहते हैं। ऐसे में जो माएँ रहती हैं, स्पेशली न्यू मॉम्स, उनके लिए ये सब चीज़ें ना हैंडल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने सेशन को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हम उन सभी न्यू मॉम्स और जो भी माएँ हैं जो हाल ही में डिलीवरी करने वाली हैं, जिनकी ड्यू डेट भी नज़दीक आ रही है, उन्हीं के लिए स्पेशली इस पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज़ किया है। उनके जो पार्टनर्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स भी हैं, वो भी इस पॉडकास्ट को देख करके जान और समझ सकते हैं कि डिलीवरी से पहले किसी भी लेडी को कैसे तैयार करना है, वो खुद को कैसे रेडी करे, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे एक स्मूथ डिलीवरी की जो जर्नी होती है
उसको पूरा करें। जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजी Cloud9 हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी। एंड डॉक्टर, आप भी गायनी हैं, आप भी इतने सालों से अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती आई हैं। आपको भी पता होगा कि किसी के लिए भी वो जो डिलीवरी वाला टाइम होता है ना, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। In fact, sorry to say, I mean, in fact, it is, you know, the moment they get pregnant, majority of them वो pregnancy की initial date पे delivery का समय याद कर रहे होते हैं कि how am I going to handle that? Exactly. So it starts from there. बिल्कुल। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि now they are pregnant और वो डॉक्टर के पास विजिट्स वगैरह करती हैं, तो उनकी ड्यू डेट उन्हें दे दी जाती है। अब वो हर दिन उठ करके उस ड्यू डेट को ही देखते रहती है कि अब इतने दिन बचे हैं, अब इतने दिन बचे हैं। तो आप ही बताइए कि आप भी अपने पेशेंट्स को, या जो भी पॉडकास्ट हमारी ये जो ऑडियंस देख रही हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, उन्हें अगर हमें बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही काम वे में बताना हो कि आप खुद को डिलीवरी से पहले कैसे तैयार करें, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगी? देखिए मेघा, मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है कि किसी भी चीज़ से डर आपको तब लगता है जब आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होती। When you have the right information, तो आपका डर काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। You understand how you have to manage the things which you don't know about. So information is the key. Understanding what changes you are going to go through, understanding what all is possibly expected in the coming 9 months and at the time of delivery and after delivery. जहाँ पर हमें वो चीज़ समझ में आने लग जाती है कि हाँ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और मैं उसे कैसे हैंडल करूँगी, तब आपका डर आधे से भी कम डेफिनेटली हो जाता है। तो डर के आगे जीत तब होगी जब आपके साथ सही इंफॉर्मेशन होगी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से फॉर दैट। एग्जैक्टली, आपने इस चीज को बिल्कुल सही कहा कि लोग डरते बहुत ज्यादा हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है। और हम ऐसे मतलब सोसाइटी में रहते हैं ना जहाँ पर ओपिनियन देने वाले बहुत सारे लोग हैं। एक्चुअली जानकारी नहीं होती और बहुत ज्यादा कॉन्ट्ररी जानकारी बहुत आने लगती है the moment you get pregnant. Exactly. So that is what confuses a person and that is what makes them more anxious. बिल्कुल। आपके फैमिली मेंबर्स हो, इवन सोशल मीडिया पर भी अगर आपने एक बार सर्च भी कर लिया तो फिर आपकी फीड उसी से भर जाएगी। करेक्ट। फिर आपको हर जगह अलग अलग ओपिनियंस मिलेंगे। To differentiate between real doctors and real doctors. बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। दैट्स व्हाई हमने सेशन को ऑर्गेनाइज किया कि जो रियल डॉक्टर है उनसे हम रियल इन्फॉर्मेशन जान सकें। तो हमारी ऑडियंस को आप प्लीज यही बताइए कि अगर उन्हें पता चल गया, किसी भी लेडी को, उनके फैमिली मेंबर को, कि दैट शी इज प्रेग्नेंट, अगर वो आज प्रेग्नेंट है, आज से 9 महीने के बाद उनकी ड्यू डेट है, तो वो 9 महीने में वो कॉन्स्टेंटली सोचते रहती हैं एक चीज कि डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो जाएंगे। तो इतने सारे थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं, इन सब से हम कैसे डील करें? Okay, so Megha, the first and most important thing, जैसे मैंने कहा, is information. Understanding what is it that is going to happen or can happen in this journey. इसमें क्या हो सकता है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मेरा मानना है, बहुत फर्म बिलीफ है, that you should have a very good connect with your doctor. If you are having that connect with the person who's going to take care of you in those 9 months, then it makes your job so much more easier. आपकी जो डाउट्स हैं, आपकी जो भी whatever you are being told or you're reading or you're hearing, या जो आपने सोचा है, note them down and have an open discussion about them with your doctor. When you have that thing set, तो आप देखेंगे कि आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व होने लगेगी. The second most important is the people who are around you, your partner and your family, है ना. So partner and family का support इस सारी की सारी जर्नी में बहुत important रहता है. क्या वे आपके स्ट्रेस को डबल कर रहे हैं या आपके स्ट्रेस को आधा कर रहे हैं. तो ये आपकी जर्नी में जहाँ ये चीज़ें आपके साथ हैं, एंड ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन, आई वुड से, फ्रॉम द राइट सोर्सेज. दैट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट. डोंट गो ऑन टू एनीथिंग विच इज कमिंग, बिकॉज इट इज़ द सेम. अगर आप 10 लोगों के साथ बैठेंगे ओपनली तो 10 बातें होंगी. किटी पार्टी में एक ही चीज को लेके 10 ओपिनियन निकल के आते हैं. सो अंडरस्टैंड द सेम थिंग वर्क्स इन सोशल मीडिया एज वेल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू गो, हाउ टू सर्च, वेयर टू फाइंड द राइट पीपल to understand what all is going on in your condition. And where to stop also. Yes, where to stop also. Exactly. Very right. Yeah.
तो डॉक्टर आपने बहुत ही ब्यूटीफुली ये चीज़ समझाई कि इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, राइट इन्फॉर्मेशन राइट पर्सन से लेनी इन्फॉर्मेशन। और आई थिंक ये जो आपने बताया ना कि जितनी आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स है आप उसको नोट डाउन कर लो, फिर आप अपने डॉक्टर से जाकर के आमने सामने पूछ लो कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसका कोई कुछ और मतलब तो नहीं है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अगर हमारी प्रेगनेंसी पता चल गई हमें कि हम प्रेग्नेंट हैं, आगे 9 महीने के बाद हमारी डिलीवरी डेट है, तो जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं उसमें कैसे कैसे जब हम डिलीवरी के नज़दीक आते रहते हैं तो बॉडी में चेंजेस होते हैं, थोड़ा सा उसको बताइए। ठीक है, सो ऐसा है कि फर्स्ट हम इसको 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, 3-3 महीने के जो होते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है कि वही वो समय है जबकि अंदर बच्चे का विकास हो रहा है और बच्चा बन रहा है। उसका एक एक अंग जो बनता है वो शुरू के 3 महीने में तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि बच्चे के नाखून भी जो है 3 महीने में रेडी होते हैं। उसके बाद का टाइम होता है डेवलपमेंट और मैच्योरेशन का, यानी बढ़त का, बच्चा आगे बढ़ता है, ग्रोथ कर रहा है और उसके जितने भी सारे अंग हैं वो मैच्योर हो रहे हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेक्स्ट 2 ट्राइमेस्टर। जो लास्ट ट्राइमेस्टर यानी लास्ट के 3 महीने होते हैं उसमें बच्चा वजन पुट ऑन करता है। तो सिमिलर चेंजेस हम मदर में भी देखते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स में दे डील विथ अ न्यू हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी का हार्मोन है, वो उनके शरीर में बढ़ने लगता है, उसके प्रभाव वो देखना शुरू करती हैं और इसीलिए इस समय में इतना नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, मन खराब होना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। जहाँ वो 3 या 4 महीने पूरे होने लगते हैं उसके बाद उनका वज़न बढ़ना शुरू होता है। सो लगभग हम कहते हैं कि अगर आपका वज़न नॉर्मल है पहले, प्रेगनेंसी से पहले, तो आप आराम से 1.5 से 2 किलो वजन पुट ऑन कर सकते हैं 1 महीने में, इस समय में। बट ये लास्ट के 3 मंथ्स में होता है जब आपकी बेली बहुत ज़्यादा दिखने लगेगी, क्योंकि वो समय है जहाँ पे बच्चा लगभग 1 किलो से लेके 3 किलो का होगा। तो 2 किलो का वजन, 1.5 या 2 किलो का वजन उसको लास्ट के 3 मंथ्स में पुट ऑन करना है और शुरू के 6 साढ़े 6 में वो लगभग 1 किलो का होगा। सो बेबी का वेट लास्ट में ज़्यादा बढ़ता है, दैट इज़ अ फैक्ट। तो सिमिलरली मदर की भी अपीयरेंसेस उस टाइम पे डिफरेंट दिखाई देती हैं, बट दिस इज़ हाउ दोनों लोग इस जर्नी से गो थ्रू करते हैं। ओके, तो जो 3 ट्राइमेस्टर आपने बताया उसमें जो लास्ट का ट्राइमेस्टर होता है वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्रूशियल भी होता है मदर्स के लिए, कि उस टाइम पर उनको ज़्यादा घबराहट हो रही होती है कि वो अब क्योंकि ड्यू डेट आ रही होती है। क्योंकि ड्यू डेट आ रही होती है। तो ये जो आखिरी का ट्राइमेस्टर है, इस दौरान जब बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी और बहुत ज़्यादा मतलब थॉट्स आने लगे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको डील करने के लिए हम अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करें कि हाँ हमें अपने दिमाग को शांत रखना है कि जो होगा अच्छा होगा, हमें इतना घबराना या चिंता नहीं करनी है। तो इसमें फिर वही चीज़ इम्पॉर्टेंट आएगी कि इंफॉर्मेशन की है, आपको सही जानकारी होनी चाहिए। सिट विथ योर डॉक्टर एंड डिस्कस व्हाट आर द इश्यूज। कैसे आपका लेबर शुरू होगा, सबसे पहला तो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आपको लेबर पेन्स पहचानने हैं। सबसे पहले तो आपको यही नहीं पता कि लेबर पेन्स क्या होते हैं, तो आपको कैसे पहचानना है कि मैं लेबर में जा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता। तो लेबर पेन्स कैसे पहचानने हैं, लगेगा कोई दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है तो मैं क्या करूं उस समय पे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं। फिर थर्ड की लेबर के टाइम में कैसा रहेगा, कितना दर्द होगा, मैं सहन कर पाऊंगी या नहीं, क्या पेन रिलीफ के मैकेनिज्म है। तो आजकल जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स में या वी हैव लॉट ऑफ मेडिसिन, कई दवाइयाँ होती हैं जो कि एब्सोल्युटली सेफ होती हैं मदर और बच्चे के लिए, और फिर उन दवाइयों को थोड़ा सा दिया जाता है इसको पेन को कम करने के लिए, लेबर पेन्स को कम करने के लिए। इसके साथ साथ बहुत टेक्निक्स होती हैं जिसकी प्रिपरेशन हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे आपने कहा लास्ट के ट्रिमेस्टर में स्पेशली फिजिकल एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लमाज नाम का एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का पैटर्न होता है। तो इस तरह की क्लासेस हम अपने पेशेंट्स के लिए स्टार्ट करते हैं। तो वो उनको हेल्प करता है समझने में कि आप अपने लेबर पेन को कैसे खुद से डील करेंगी, कैसे समझेंगी, आपके पास क्या सपोर्ट अवेलेबल है, आपकी फैमिली से आपका क्या सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। तो जहाँ ये प्लान आपका रेडी होने लग जाता है तो नेचुरली साइड बाय साइड आपकी एंजाइटी भी कम होने लग जाती है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अगर किसी भी मदर को डिलीवरी से पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको तुरंत काम डाउन करने के लिए कुछ ट्रिक या टिप्स हैं? ट्रिक या टिप्स, सिट डाउन, शांत, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज। इसीलिए पहले भी कहते थे ना कि आपके चारों तरफ हैप्पी पिक्चर्स होनी चाहिए।
create an environment around you which is healthy and happy. So you have pictures of photos, your family, anything that you love, जो आप करना पसंद करती हैं. तो अगर immediately कोई problem हो रही है तो I will just suggest take a deep breath and sit down. Sit down for 10 minutes, close your eyes. Whatever are the thoughts which are coming in your mind, जो आपको परेशान कर रहे हैं, please write them down. Write them down and then discuss them. If they're related to your family, तो आप अपने हस्बैंड से या अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं. नहीं तो जो भी इशू है आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे डिस्कस करिए. दैट विल हेल्प इन रिलीविंग व्हाटएवर स्ट्रेस यू आर फीलिंग एट दैट मोमेंट. एग्जैक्टली. अच्छा, आप जैसे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बता रही थी कि काफी ज्यादा हेल्प करते हैं इस टाइम पर. तो कुछ उन एक्सरसाइज के बारे में बताइए कि कैसे उसको करना है, कितना रिलीफ मिलता है उससे मदर्स को. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एक तो सिंपल इन एंड आउट जैसे प्राणायाम जो हम योग में करते हैं, एक वो होता है. प्लस इसके साथ हम उन्हें वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टेक्निक सिखाते हैं जो कि लेबर के दौरान हेल्प करती हैं. जब कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं या पेन आते हैं तब उसको अपने आप उनको अपनी ब्रेथ को कैसे लेना है, कैसे होल्ड करना है, या एंड में बेबी को पुश करने के टाइम में किस तरीके से करना है. दोज आर द टेक्निक्स विच आर टॉट टू देम. तो वो यूजफुल होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी. ठीक है. अच्छा, अगर जैसे किसी की डिलीवरी डेट इतनी ज़्यादा नज़दीक आ रही है और आपने भी कहा कि आप उनको बताते हैं कि लेबर पेन्स होते हैं वो कैसे पहचानने हैं, कैसे समझने कि हाँ मुझे लेबर पेन हो रहा है. तो अगर किसी भी लेडीज़ को पहचानना है कि अब उनकी डिलीवरी डेट आ रही है और उन्हें कहीं लेबर पेन तो नहीं हो रहा है, तो कैसे पहचाने उसे? ओके, तो बस मैं इसमें एक छोटा सा बदलाव करना चाहूँगी कि लेबर पेन आपको पहचानना है केवल डिलीवरी के डेट के पास नहीं, आपको उसको पहले भी पहचानना है. कौन से ट्राइमेस्टर में? एनी ट्राइमेस्टर, इनफैक्ट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑल्सो. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में लेबर पेन्स टाइम से पहले शुरू हो जाते हैं. होते वही लेबर पेन्स है परंतु वो टाइम से पहले शुरू हो जाते हैं. एंड क्योंकि वो टाइम से पहले शुरू हो रहे हैं देन दे आर अ प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ प्री टर्म लेबर पेन. तो आइडियली आपको पता होना चाहिए कि लेबर पेन क्या है फ्रॉम अर्ली ऑन ओनली. क्योंकि कभी भी इस तरीके का पेन उठेगा तो आपको अपने डॉक्टर को रीच आउट करना है. तो कोई भी लेबर पेन जो होता है वो नॉर्मली पीठ से शुरू होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर लोअर बैक एंड देन इट कम्स इन द फ्रंट. वो आगे की तरफ तब आता है और वो भी नीचे की तरफ ही आता है. सो लोअर बैक एंड लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स के जैसे फीलिंग होती है, जैसे आपको मेंसेस में क्रैम्प्स आते हैं. कई बार कुछ लोगों को उस तरह से फील होता है. पेट आपका टाइट होता है कुछ देर के लिए और फिर रिलैक्स हो जाता है. और ये चीज़ जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है. यानी कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन आपको थोड़ा पहले 10 सेकेंड रह रहा था, फिर 20 या 30 सेकेंड रहेगा, फिर और बढ़ता जाएगा. पहले आधा घंटे में आप फील कर रही थी कि मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, मुझे कुछ टाइटनेस फील हो रही है, बट वो ठीक हो जाता है. अगेन आप नेक्स्ट आधा घंटे बाद देखते हैं कि फिर यही प्रॉब्लम आया. देन स्लोली दिस स्टार्ट्स ऑन द ड्यूरेशन जो होता है इसका कम होने लगता है. फिर वो 15 मिनट में आएगा, 10 मिनट में आएगा. सो दिस इज व्हाट अ लेबर पेन इज लाइक. तो आइडियली इस तरह के पेन्स अगर आपको कुछ भी हो रहे हैं तो उनको अर्ली पहचानना ज़रूरी होता है सो दैट वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ देम एट द राइट टाइम. और ये स्पेशली ज़रूरी होता है अगर आपकी डेट अभी दूर है. तो उस वक्त अगर आपको लेबर पेन्स या प्री टर्म पेन्स उठ गए और आपने उसको राइट टाइम पे रिकग्नाइज करके उसका राइट टाइम पे ट्रीटमेंट ले लिया तो हम उनको वहीं पे रोक सकते हैं और बच्चे की प्री टर्म डिलीवरी बचा सकते हैं. बिल्कुल. डॉक्टर, एक फॉल्स लेबर पेन भी होता है. Yes. तो जो फॉल्स लेबर पेन है और एक्चुअल लेबर पेन है उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करें? एक्चुअली फॉल्स लेबर पेन वो चीज़ होती है कि वो लगता आपको थोड़ा लेबर पेन के जैसा ही है पर उसका इफेक्ट यूट्रस या यूट्रस के माउथ पर नहीं पड़ता. यानी कि यूट्रस का माउथ खुलना नहीं शुरू होता उससे. अब प्रैक्टिकली आप कैसे पहचानेंगे कि ये फॉल्स लेबर पेन है या ट्रू, ये कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट अगर पेन आपको दिन में 1 या 2 बार केवल आया और आके खत्म हो गया एंड देन इट इज नॉट प्रोसीडिंग, देन इट इज मोस्ट लाइकली अ फॉल्स लेबर पेन. या आपने कोई एक सिंपल पेन की मेडिसिन लाइक अ क्रोसिन ले लिया या यू पुट अ हॉट बैग और एनीथिंग और उसने आपके पेन को खत्म कर दिया तो लाइकली वो फॉल्स लेबर पेन था. परंतु अगर कोई भी पेन परसिस्ट कर रहा है, रह रहा है, तो फिर आपको ये सोचने में समय नहीं बर्बाद करना कि ये फॉल्स है या ट्रू है. देन यू शुड सी योर डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल. एग्जैक्टली. और अगर जैसे किसी को भी लेबर पेन आ रहा है तो आपने कहा कि यूटरस खुलने लगता है. Yes. तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा बताइए. सो यूट्रस के ना 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है मेन बॉडी यूट्रस की जिसमें बच्चा रहता है और एक होता है यूट्रस का माउथ जिसे हम सर्विक्स कहते हैं. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं प्रेगनेंसी में.
तो जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है और बच्चा बढ़ रहा होता है, तब उस वक्त यूट्रस की बॉडी भी साथ साथ में बढ़ती है। परंतु इस बढ़ते हुए बच्चे और यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए उसका मुंह बंद रहता है। इट इज लाइक द डोर ऑफ योर हाउस, कि अंदर सामान अभी भर रहा है तो हमने दरवाजा बंद करके रखा हुआ है जिससे कि वो अंदर अच्छे से बढ़े और ग्रो करे। और जब डिलीवरी होने वाली होती है तब ये दोनों ऑपोजिट एक्ट करते हैं। तब उस वक्त यूट्रस का माउथ खुलना शुरू होता है और जो मेन बॉडी होती है यूट्रस की, वो जो होती है थोड़ा उसको बेबी को नीचे की तरफ पुश करना शुरू करती है। सो दैट स्टार्ट्स बिकमिंग अ लिटिल स्मॉलर। तो वो खुद से ही पुश होती है? Yes, those are the hormones which are responsible, and then the body contracts and it starts pushing the baby. That is what a labor pain is all about. Okay. Yeah. तो अगर जैसे किसी को भी लग रहा हो कि उनका यूट्रस बहुत ज्यादा खुल रहा है और बेबी एकदम ही नीचे आ रहा है, तो ये बैड साइन है या गुड साइन है? हाँ, बेबी लेबर की प्रिपरेशन देखिए, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं, बॉडी उसके लिए तैयारी इनफैक्ट कई बार वीक्स पहले करने लगती है। 3 से 4 हफ्ते पहले प्रिपेयर करने लगती है। तो दे विल समटाइम्स फील कि नॉर्मली 9 महीने की जब प्रेगनेंसी हो गई और बच्चा बिल्कुल ऊपर तक आ गया, तो धीरे धीरे बच्चा वेरी स्लोली नीचे जाने लगता है। तो यहाँ से भी वो थोड़ा सा नीचे की तरफ ढलकता है। पेट में नीचे की तरफ आपको थोड़ी सी हेवीनेस फील होगी, बट ऊपर से यू विल फील दैट इट हैज sunk in. So those are signs that yes, now your body is kind of preparing, getting into labor and those things. Okay. Yeah. अच्छा, अगर प्री टर्म डिलीवरी को पहचानना है तो कितने दिन पहले हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी डेट से कि हम उसको कंसिडर करते हैं प्री टर्म डिलीवरी? राइट, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो आपको ड्यू डेट दिया जाता है वो डेफिनेटली नेसेसरी नहीं है कि डिलीवरी उसी दिन पे होगी। उससे 3 हफ्ते पहले आपकी बॉडी और बेबी कंप्लीटली, बेबी मैच्योर हो चुका होता है ये डिलीवर होने के लिए। यानी कि अब उसके अंदर कैपेसिटी है कि अगर डिलीवरी हो भी जाएगी तो वो बाहर आराम से, उसके सारे ऑर्गन्स मैच्योर हैं और वो सर्वाइव कर सकता है। तो जो भी आपकी ड्यू डेट आपको दी गई है, सपोज आपकी ड्यू डेट है 28 तारीख, 28 सितंबर की ड्यू डेट है, तो 28 से आप 3 हफ्ते पहले जाएंगी, दैट इज 7th of September. सो 7 सितंबर के बाद आपके लेबर पेन्स कभी भी आएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इससे आप जितना पहले चलते चले जाओ, 3 हफ्ते पहले से, 3 हफ्ते भी पहले से, दैट इज प्रीटर्म पेन। उसमें भी 35, 36 इज ओके, वी मैनेज, बट वी डोंट वांट इट। वी प्रेफरेबली वांट इट एज क्लोज टू 37 वीक्स, जो कि 3 वीक्स बिफोर ड्यू डेट होता है। आपकी ड्यू डेट इज 40 वीक्स, उससे 3 हफ्ते पहले 37 वीक्स होता है। सो 37 वीक्स के बाद डिलीवरी कभी भी हो तो यूजुअली दैट इज ऑलराइट। यस। और लेट डिलीवरी फिर कितने देर तक होती है तो उसको हम लेट डिलीवरी कंसीडर करते हैं? दैट इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन। सो ड्यू डेट इज एक्चुअली 40 वीक्स। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स 40 वीक्स तक डिलीवर कर जाते हैं, बट कुछ होंगे जिनको 40 वीक्स तक भी पेन शुरू नहीं होते, तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है तो 1 हफ्ते बाद तक। लेकिन फिर भी ड्यू डेट पे पहुंचने के बाद एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो प्लेसेंटा होता है, जो बच्चे को ब्लड, न्यूट्रिशन, फूड सप्लाई कर रहा होता है, उसकी अपनी एज होती है। उसकी एज है 9 मंथ्स। अब आप ड्यू डेट से जितना आगे चलते चले जा रहे हैं, उसकी उम्र तो कम होते ज्यादा, उसकी उम्र बढ़ गई है, तो वो उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो बेबी को न्यूट्रिशनल सप्लाई थोड़ा सा डिफिकल्ट होना शुरू होता है। तो वी फाइंड कि अगर ड्यू डेट से आगे जाके डिलीवरीज होती हैं, तब फिर उन बच्चों में थोड़ा सा दिक्कतें आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो नॉर्मली वी ट्राई टू अवॉइड अ डिलीवरी आफ्टर द ड्यू डेट। तो 1 हफ्ते पहले, मतलब 1 हफ्ते बाद भी जा रही है डेट से, तो उसको भी हम लेट डिलीवरी कंसीडर करते हैं? यस, एब्सोल्युटली। इट्स कॉल्ड अ पोस्ट टर्म डिलीवरी। पोस्ट टर्म डिलीवरी। यस, और पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। अगर किसी को ड्यू डेट तक लेबर पेन शुरू नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या उनमें सी सेक्शन प्रेफर करते हैं? नहीं, वी डू नॉट गो डायरेक्टली फॉर सी सेक्शन। वी गिव देम सम मेडिसिन्स जो कि शरीर प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आपने मुझसे पूछा था कि यूट्रस कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यूट्रस स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड में, क्योंकि बॉडी इज मेकिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये हार्मोन्स होते हैं जो कि यूट्रस को एक्ट करना शुरू करवाते हैं। सेम हार्मोन्स वी गिव फ्रॉम आउटसाइड, विच इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि लेबर पेन्स को शुरू करवाना, एंड डिलीवरी में हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे किसी को समझ में आ रहा है कि अब उन्हें लेबर पेन शुरू हो गए हैं, अब उन्हें फटाफट डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल पहुंचना है। लेडीज जब हॉस्पिटल ही पहुंचती हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट को देख के आई गेस वो फ्रीज हो जाती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, स्पेशली अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी का हो, क्योंकि मोस्टली फैमिलीज वही चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन कोई करवाना नहीं चाहता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में एक रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है कि कहीं मदर की डेथ ना हो जाए, क्योंकि ऐसे कई केसेस सुने हैं हम लोगों ने कि नॉर्मल डिलीवरी का पेन वो सह नहीं पाई
और मदर्स की डेथ भी हो जाती है। तो ये जो मतलब इतना प्रेशर रहता है स्पेशली हॉस्पिटल में घुसते सहित, तो इस टाइम पर आप अपने पेशेंट्स के साथ कैसे कॉन्वर्सेशन करती हैं, कैसे डील करती हैं? देखिए मेघा, जो पेशेंट्स होते हैं हमारे, वी तो हैव बीन सीइंग देम फॉर 9 months। तो इनफैक्ट हमारा बर्थ प्लान इज रेडी इवन बिफोर दे गो इनटू लेबर, है ना। बर्थ प्लान का मतलब होता है यू नीड टू हैव एन आइडिया कि जैसे मैंने बताया लेबर पेन्स क्या है, अगर होंगे तो आपने क्या करना है, किसको रीच आउट करना है। एज फार एज द हॉस्पिटल इज कंसर्न, वी आर इन्फॉर्मिंग देम कि कौन मिलेगा आपको, कैसे आपने कहाँ पहुँचना है। सिमिलरली आपकी फैमिली की तरफ से यू शुड बी रेडी कि कभी भी इमरजेंसी है तो हमने क्या करना है। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन लेबर, क्या आप, तो दैट इज वाई इसीलिए इंपॉर्टेंस होती है इस तरह की प्रीनेटल एक्सरसाइजेज एंड प्रीनेटल क्लासेस की, जो कि आपको प्रिपेयर करती हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एंड यू हैव हैड अ डिस्कशन विद इन योर फैमिली एंड योर सेल्फ ऑल्सो, एंड दैट रियली हेल्प्स इन कामिंग देम डाउन। एंड ये जो आपने प्रेशर की बात कही, ये आपने बहुत सही बात की। मैं इसमें एक ही चीज कहना चाहूंगी कि वी नीड टू बी बैलेंस्ड। We have to balance both between a normal delivery and cesarean. And actually हमारे लिए important चीज़ सिर्फ ये नहीं है कि आपकी normal delivery हो रही है या आपका cesarean है। हमारे लिए उससे भी ज़्यादा important है कि आप safe हैं और आपका baby safe है या नहीं। That is the most important thing for us, कि baby और mother दोनों safe रहें। इसीलिए जो हम थोड़ा देखते हैं कि आजकल cesarean का trend बढ़ गया है, one of the reasons for that is this, that no one wants to take a chance. How can you take a chance with the well-being of the mother and the baby? Correct. उनकी स्वास्थ्य से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। So जहाँ पे वहाँ पे आपको डाउट लगता है, तब आप जाते हैं किसी भी तरह की सर्जिकल ऑप्शन के लिए, सिजेरियन के लिए, कि जिससे कि मदर और बेबी दोनों सेफ रहें। न हमें नॉर्मल डिलीवरी का प्रेशर ज़्यादा देना है, ना हमें सिजेरियन का प्रेशर देना है। हमें करना ये है, और ये आइडियली होना चाहिए कि सही समय पे सही डिसीजंस लिए जाएं। अगर बहुत सब कुछ स्मूथ आ रहा है, देन हैविंग द नॉर्मल डिलीवरी इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, हेल्प्स यू रिकवर फास्टर। बट डूइंग अ सिजेरियन एट अ स्टेज जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएं और तब हम करें, देन दैट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर एवरीवन अराउंड, है ना। तो इसलिए दोनों का बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरनेट पे ना सबसे ज़्यादा जो सर्च टॉपिक है डिलीवरी के राउंड में, दैट इज़ कि वजाइनल डिलीवरी ज़्यादा पेनफुल होती है या सिजेरियन ज़्यादा पेनफुल होती है, दोनों में रिकवरी टाइम कितना लगता है। तो हम चाहते हैं कि इस सेशन के माध्यम से आप हमारी ऑडियंस को ये भी बता दीजिए कि दोनों में सच में पेनफुल ज़्यादा कौन सा है और रिकवरी टाइम किस में ज़्यादा है। देखिए, वजाइनल डिलीवरी इज पेनफुल, है ना, उसमें रहता है पेन, तो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कितनी हड्डियां टूटने का दर्द होता है? अगर आपने सुना होगा तो जो पेन स्केल है उस पे हाईएस्ट जाती है डिलीवरी का पेन, यस। सो दैट इज अ फैक्ट, बट व्हाट इज ऑल्सो ट्रू इज कि हमारे पास आजकल बहुत अच्छे मेथड्स अवेलेबल हैं जिसके द्वारा हम अपने पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एक टेक्निक जिसे कहते हैं एपिड्यूरल। सो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एक इंजेक्शन होता है जो कि पीठ में लगाया जाता है, जिससे कि वहाँ से निकलने वाली जो भी नसें हैं जिनके कारण आप पेन को फील करते हैं वो नम हो जाती हैं। तो ये नहीं है कि आपकी बॉडी या यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेबर पेन्स चलते रहते हैं, डिलीवरी का प्रोसेस चलता रहता है। इट इज़ जस्ट कि आपको पेन फील नहीं होता है जैसे सर्जरी में होता है, बट जस्ट कि इसकी डोसेज जो होती है वो कम होती है, डिफरेंट होती है, और हम एक डिफरेंट स्पेस को यूज़ करते हैं जिससे कि आप भी फील कर सके। ये नहीं है कि आपकी बॉडी सर्जरी की तरह पूरी तरह नम है, बट आपको पेन की फीलिंग काफ़ी कम हो जाती है। तो इतना नहीं डरना है, स्पेशली अगर एपिड्यूरल की सुविधा अवेलेबल है। वो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं करेगा, आई विल नॉट से इट इज़ पेन लेस, बट डेफिनेटली लेस पेन, डेफिनेटली इट इज़ लेस पेन। और जहाँ तक सिजेरियन के पेन के सवाल हैं, तो ये भी एक लोगों के दिमाग में रहता है कि जो दर्द है उसमें कितना होगा। उसमें दर्द नहीं होता, बिकॉज जो उसमें हम एनेस्थीसिया देते हैं वो कमर से नीचे के शरीर को पूरी तरह से सुन कर देता है। तो आप उसमें बिल्कुल पेन फील नहीं करेंगे, एंड पोस्ट सिजेरियन ऑल्सो पेन नहीं होगा, बिकॉज यू आर गिवन सर्टन मेडिसिन जो एक आध हफ्ता लगता है रिकवर करने के लिए, उसमें आपको दवाइयाँ मिलती हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ वेरी पेनफुल। सो दोनों ही मेथड्स को हम उनके पेन के कंपोनेंट को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो दोनों से सिर्फ पेन के लिए डरना ज़रूरी नहीं है।
आपने दोनों का डिफरेंस तो हमें बहुत अच्छे से बता दिए। हाँ। एपिड्यूरल इंजेक्शन की बात की आपने। हाँ जी। इसमें जो लेडीज रहती हैं उनका सबसे बड़ा जो सवाल रहता है कि एपिड्यूरल का इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, बड़ा होता है और लॉन्ग टर्म में उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि बैक एक रहेगा हमेशा के लिए या स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है। सो देखिए, ये सवाल और ये भय तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो कि सिजेरियन का होता है उसके लिए भी रहता है और एपिड्यूरल का भी। उनको लगता है कि पीठ में अगर कोई भी इंजेक्शन लग गया तो उसका मतलब आपको लाइफ लॉन्ग बैक एक हो जाएगा। अच्छा, इंजेक्शन कितना बड़ा होता है वो? उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट स्टिल उससे कोई फर्क नहीं। इट्स अ वेरी वेरी फाइन नीडल, Okay. 25-27 गेज की नीडल विच इज वेरी थिन। मतलब बाल से बहुत थोड़ी सी ही मोटी होगी। दैट इज व्हाट इट्स वेरी थिन नीडल विच इज यूज्ड। मैं सिर्फ एक, मेरे जितने भी पेशेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं उनसे मैं एक ही सवाल पूछती हूँ यूजुअली कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आपके हाथ में इंजेक्शन लगता है? लगता है। हाथ में जिंदगी भर दर्द रह जाता है क्या? नहीं। वो नीडल उससे कहीं ज्यादा मोटी होती है। ओके। तो आपको बैक एक स्पाइनल या एपिड्यूरल से कैसे रहेगा? बिल्कुल भी स्पाइनल या बैक एपिड्यूरल के कारण आपको बैक एक नहीं रहता। आपको बैक एक हो सकता है लेकिन उसके कारण अलग हैं। द ओनली थिंग इज कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं जिसको थोड़ा सा हम दोष दे सके तो हम सोच लेते हैं कि नहीं भाई ये तो इसी के कारण ही हुआ होगा। आप अगर थोड़ी सी you go and ask anyone who has had a normal or a vaginal delivery, even they will tell you they have back pains. तो उनके बैक पेन का क्या कारण है? तो बैक पेन होने के कारण अलग हैं। आपने अपने स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान नहीं दिया, आपने सही प्रकार से दूध की मात्रा नहीं ली, कैल्शियम की टैबलेट्स आपको जो बताई गई आपने नहीं ली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पोस्चर। वी टेंड टू स्लाउच, वी टेंड टू सिट लाइक दिस। इफ वी सिट अप, एंड ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है बिकॉज मदर्स आर फीडिंग देयर चिल्ड्रन। तो जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो आगे की तरफ झुकते चले जाते हैं एंड दैट इज व्हाट रिजल्ट्स इन बैक पेन्स। तो इसको कैसे सही करना है, पोस्चर को कैसे सही रखना है, फीडिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, ये चीजें अगर आप समझ लेंगे और अपना कैल्शियम और बाकी चीजें करेंगे एंड डू योर बैक एक्सरसाइजेस, यू विल नॉट हैव बैक पेन आइदर आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के बाद। किसी के भी बाद नहीं होगा और किसी के भी बाद होगा अगर आप ये नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे कैल्शियम की बात की, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स नहीं लेते या दूध भी नहीं पीती है लेडीज। डाइट को रिलेटेड ना, डाइट से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस रहते हैं। हम लोगों ने ना मतलब कुछ रिसर्च वगैरह की थी तो उसमें हमें पता चला था कि लोग कहते हैं कि आप घी खाइए तो घी खाने से चिकना हो जाएगा यूटेरस तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उसके अलावा आप मतलब बेलन से मतलब नीचे बैठ करके रोटी बेलिए या पोछा लगाइए तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। आई थिंक आपने भी सुनी होगी बहुत एवरीडे। तो ये जो खाने से रिलेटेड है, पोस्चर से रिलेटेड है, या फिर कहते हैं लोग कि सीढ़ियां चढ़ो तो उससे थोड़ा मूवमेंट होगा, तो ये सब तो इन सब को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर हम एक एक को लेके चलेंगे तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। कुछ चीजों में कुछ सच्चाई है बट मेजॉरिटी, सो लेट अस सी देम वन बाय वन। स्पेशली जो घी वाली बात कही ना आपने, तो देखिए ये बहुत पुराने समय की बात है, चली आ रही है। उस समय की हमारी जो सोच और जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से हमने ये सोचा। पर आज हम जानते हैं कि हमारा फूड का ट्रैक्ट, यानी कि जिस पाइप से या इंटेस्टाइन से जहाँ से हमारा खाना जाता है वो और डिलीवरी का पैसेज बिल्कुल अलग अलग है। तो वहाँ का घी वहाँ कैसे पहुँचेगा? वहाँ का घी वहाँ कैसे पहुँचेगा? इनफैक्ट उसके कारण मतलब, और कई लोग तो ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही शुरू कर देते हैं। अब हमारा डेली घी खा रहे हैं। हाँ, अब हमारा वर्कआउट इतना नहीं है, हम फिजिकल एक्सरसाइज उस तरह की कर नहीं रहे, हम खेतों में काम नहीं कर रहे, हम सुबह से शाम तक फिजिकल मेहनत नहीं कर रहे, तो वो जमता है। वी टेंड टू पुट ऑन सो मच ऑफ वेट, हम और बीमारियां इनवाइट कर रहे हैं। सो दैट इज नॉट समथिंग जो हम रिकमेंड करेंगे। एंड इवन डिलीवरी से पहले स्पेशली अगर आप इस तरीके का बहुत भारी घर से खा के निकलते हैं तो आपको पता है कि जब पेन्स होते हैं, आप परेशान हैं, कभी वॉमिट हो रहा है या कुछ, तो ये आपको और परेशान करता है। तो स्पेशली घी वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा तंग करती है जो आप जब डिलीवरी के लिए आते हैं। बाकी जो बात रही सीढ़ियाँ चढ़ना या पोछा लगाना, तो देखिए फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी इज गुड, प्रेगनेंसी में करना चाहिए, पर कितने लेवल तक, अगेन दैट बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। आपने इतना करा कि आप थक रही हैं, आप प्रेगनेंसी अपनी मैनेज नहीं कर पा रही, तो भी दिक्कत की बात है। एंड यू हैव टू ऑब्वियसली डू इट
ओनली इन द लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, कि जब आपकी ड्यू डेट आने वाली है, एक महीना या कुछ ऐसे बचा है, क्योंकि आपने उससे पहले शुरू कर दिया करना और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज और आप प्रीटर्म लेबर में टाइम से पहले चले गए तो दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन डू दोज थिंग्स. बिल्कुल. डॉक्टर, तो अगर कोई डिलीवरी के लिए खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर करना चाहता है तो उसमें डिलीवरी बैग का सबसे बड़ा रोल होता है कि हम अपने डिलीवरी बैग में क्या रखें कि अगर लेबर पेन शुरू है तो सीधे वो बैग उठाए और लेके तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाए. तो क्या रखें एग्जैक्टली हम उस डिलीवरी बैग में जो सबसे ज्यादा जरूरी है माँ के लिए, बच्चे के लिए, और ताकि हम लास्ट टाइम पर जो चीजें हैं वो भूल ना जाए कि कुछ रह तो नहीं है. तो वो पता. सो देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक मदर से रिलेटेड, एक बेबी से रिलेटेड. अब बच्चे की शॉपिंग शुरू हो जाती है ना. आजकल हमारे यहाँ बहुत छोटी फैमिलीज हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं भी तो सब दूर दूर रहते हैं. नहीं तो आइडियल होता है कि ये जो पहले जो भी बच्चे आपकी फैमिली में हुए हैं या फ्रेंड्स में, उनके कपड़े आप यूज करें. पुराने कपड़े हाँ, पुराने कपड़े यूज करने का रीजन ये है कि वो सॉफ्टर हो जाते हैं. आप देखेंगे नया कपड़ा जो भी होता है वो थोड़ा स्टिफ होगा, प्लस उसमें केमिकल्स होंगे जो भी यूज किए गए हैं उसको प्रोड्यूस करते हुए. तो जहाँ वो 2-3 बार धुल जाता है तो वो कपड़ा सॉफ्टर हो जाता है. अब जिन लोगों के पास ये नहीं है तो वो ये कपड़े पहले से खरीद के एंड देन यू कैन वॉश देम 2 times and dry them very properly. Ideally sun में बहुत अच्छे से सुखा के फिर आप अपने कपड़े तैयार करके रख लें. और बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नेचुरली बच्चे आउटग्रो करेंगे एंड गिफ्ट्स भी तो मिलेंगी ना आपको, तो पहले से क्यों खरीद के रखना है. तो थोड़े आपने स्पेशली नैपीज एंड रैप्स, ये 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपके ऊपर है कि आपने क्या यूज़ करना है. नैपीज में कॉटन नैपीज आर द बेस्ट. सम रिक्वायरमेंट फॉर अदर नैपीज जो हम यूज़ करते हैं जो कि यूज एंड थ्रो होती हैं, वो कुछ रहता है, बट बेस्ट ऑफ कोर्स स्टिल क्लोथ्स नैपीज, कॉटन की जो आपने लंगोट जो है, वेरी करेक्ट. तो वो सबसे अच्छा होता है. तो बेबी के लिए आपको ये 2 चीज़ें मेनली तैयार करनी होती है. मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड हैव कंफर्टेबल लूज नाइटीज, क्लोथ्स जो कि आप पहन के फीड करा सकते हैं आराम से. अगेन बहुत फैंसी करने की जरूरत नहीं है. नाउ वी हैव टू मच ऑफ एवरीथिंग ऑल्सो, तो उसकी भी उतनी जरूरत नहीं है. एनीथिंग विच यू आर कंफर्टेबल इन, अगेन ओल्ड क्लोथ्स आर बेटर, क्योंकि दैट टाइम ऑल्सो यू डोंट वांट एनीथिंग जो आपकी स्किन जिससे एलर्जिक हो. सो दोज थिंग्स आर वेरी वेरी गुड. प्लस सम फीडिंग ब्रास आर अवेलेबल टुडे. सम पीपल फाइंड देम गुड. किसी की एनाटमी के लिए वो बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमारी शेप्स बहुत अलग अलग होती हैं, निपल डिफरेंटली प्लेस्ड होता है, तो हर एक को वो फीडिंग ब्रास हेल्पफुल नहीं होती. सो यू कैन बाय 1 or 2 इफ यू फील कि वो ठीक है, देन यू कैन बाय मोर, बट यू डोंट गो ओवर द बोर्ड एंड बाय टू मेनी थिंग्स इज व्हाट आई सजेस्ट. सिमिलरली फॉर अंडरगारमेंट्स ऑल्सो, देन यू कैन कीप पैड्स, एक्स्ट्रा हेवी पैड्स जो आप यूज कर सकते हैं, यू कैन कीप दोज थिंग्स. 1 set of clothes जो कि आपको हॉस्पिटल से बाहर जब आप आएंगी और तब आपकी फोटो खींचेगी तो आप तब कौन से कपड़े पहनेंगी. तो बेसिक आपने वो चीज रेडी करके रखना है. थोड़ा बहुत मेकअप तो सब भूल जाते हैं. जितनी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बाद तो यस, है ना. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पेपर्स, है ना. सो योर डॉक्यूमेंट्स, ऑल योर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स. हम कई बार देखते हैं वो फोन में हम लोग ढूंढ रहे हैं आजकल. दैट बिकम्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो कीप ऑल योर, prepare a file and please prepare it during your pregnancy only. आपके इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट्स की कॉपीज आपके पास एक तरफ होना चाहिए. आपके प्रिस्क्रिप्शंस हैं, आपके इमरजेंसी एड्रेसेस, फोन नंबर्स, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस का नंबर, whichever that you need to contact, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए. प्लस यू नीड टू हैव योर आइडेंटिफिकेशन पेपर्स. आपके आधार की ज़रूरत होती है, तो कोई फाइनेंशियल पेपर्स है, इफ यू गॉट एनी इंश्योरेंसेस. सो दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप रेडी इन योर बैग, एंड दैट इज यूजुअली मोर देन इनफ. बाकी मोस्ट ऑफ छोटी छोटी चीजें आपको हॉस्पिटल्स में भी मिल जाती हैं. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. ओके. अच्छा, हमने यहाँ पे माँ और मतलब बेबी की तो बात कर ली. जो पेरेंट्स में जो पिता होते हैं उनके बारे में लोग ज्यादातर नहीं सोचते. डिलीवरी से पहले जो फादर्स होते हैं वो खुद को कैसे रेडी करें कि हाँ अब मैं पापा बनने वाला हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अपनी वाइफ को भी देखना है, उसकी भी केयर करनी है, बच्चे को भी उतना देना है. तो उन सब चीजों से वो कैसे डील करें. राइट. सो यू वेरी करेक्ट. फादर्स के बारे में काफी लिस्ट में हम एंड में जाके पूछते हैं, अगर पूछते भी हैं तो. हमने भी आधे घंटे यस, राइट, यू आर राइट. सो नेचुरली जो एंजाइटी
वुमन की होती है प्रेग्नेंट होती हुई, सेम थिंग गोज विद द मैन Father. ऑल्सो, विद हिम ऑल्सो, एंड ही हैज टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द finances also. So that is another aspect which starts coming in. Finances as regarding the pregnancy, delivery, and then even more importantly about the baby. So I would say that explore with your trusted friends जो भी financial needs है या family या उनके father, so that will help to kind of कि आप prepared हैं इन particular चीज़ों के लिए या नहीं है, कैसे आपने प्रिपेयर करना है. दैट इज वन एस्पेक्ट. एंड सेकेंड ऑफ कोर्स इज योर पार्टनर, योर वाइफ, बिकॉज शी इज वन पर्सन जो मतलब हस्बैंड को सबसे ज़्यादा देखती है. आई मीन अगर कोई एक है जिसको वो ढूंढती है तो वो उसका अपना हस्बैंड है. आप इनकरेज करते हैं फादर्स को डिलीवरी रूम में जाने के लिए? डिलीवरी रूम में डेफिनेटली ड्यूरिंग द पेन्स एंड एवरीथिंग वी डेफिनेटली एनकरेज देम सो दैट दे आर देयर टू सपोर्ट देम. वो सबसे ज़्यादा समझते हैं अपने पार्टनर को, भी फिजिकली भी हेल्प कर सकते हैं. ओनली एट द एंड प्रोसेस ऑफ लेबर इट बिकम्स अ लिटिल टू मच एंड मेसी फॉर देम टू रियली सी इट ऑल. बट डिलीवरी होते ही तुरंत सबसे पहले फादर को ही हम बेबी दिखाते हैं आफ्टर द मदर. एग्जैक्टली वही मेरा सवाल यही था कि आप प्लीज इस चीज को बताइएगा कि जो लेडीज होती हैं वो इतने ज्यादा पेन से अभी गुजरी हैं, अब उनका बेबी हो गया है डिलीवर, तो जब लोग उनसे मिलने आते हैं तो 99% लोग सीधे बच्चे के पास आते हैं, माँ के पास बहुत कम लोग आते हैं. एंड आई थिंक ये जो स्टार्टिंग के जो मोमेंट्स होते हैं ना उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाते हैं कि अब मैंने बच्चा तो डिलीवर कर दिया लेकिन अब मेरे बारे में कोई पूछ, सब बच्चे को ही पूछ रहे हैं. तो वो जो मोमेंट होता है डिलीवरी के बाद, उस टाइम पर जो पार्टनर है या फैमिली मेंबर्स हैं उनको क्या एक चीज समझनी चाहिए कि आप पहले बेबी के पास जाएं या मदर के पास जाएं? आप प्लीज उसको थोड़ा आई थिंक आपने काफी बता ही दिया है इस चीज के बारे में. द पार्टनर इज सो इम्पोर्टेंट. द वुमन हु हैज जस्ट गॉन थ्रू द होल लॉट ऑफ थिंग एंड लेबर, एंड चाहे सिजेरियन है चाहे नॉर्मल डिलीवरी है, in any case she has gone through a lot and she becomes the most important person of course. And if she is healthy only then the baby can be healthy. अगर माँ सही नहीं है चाहे मेंटली या फिजिकली तो बच्चे की देखभाल उतनी ही चैलेंजिंग हो जाती है. तो उसको समझना, उसकी नीड्स को समझना, उसके प्रॉब्लम्स को समझना, और देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, है ना, कि बड़े कुछ कह रहे हैं. अब इनफैक्ट फादर्स की अगर मैं बात कहूँ तो उनके लिए एक प्रॉब्लम का फेज राइट आफ्टर डिलीवरी भी आता है. उनके लिए वो फेज वहाँ पे इन सब से हट के ये भी आता है कि मेरी फैमिली या मेरी मदर या मेरे बड़े ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, वाइफ ये चाहती है, नो वेयर इज ही सपोज टू गो, व्हाट इज ही सपोज टू लिसन टू. सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज. तो again an open discussion between everyone, between your partner, your doctor and the elders, थोड़ा सा इस चीज़ को सही कर सकता है. सिमिलरली मुझे लगता है कि हम सबको, हमारे बड़ों को, सबको भी ये समझना ज़रूरी है कि बदलते समय के साथ एक तो ज़रूरतें बदल गई हैं और साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल गई है. तो जो नॉलेज आज हमारे पास है उसको यूज़ करना, वही तो प्रोग्रेस है. हम बाकी सब चीज़ों में प्रोग्रेस कर चुके हैं तो इस चीज़ में प्रोग्रेस करना भी ज़रूरी है. आपके जो भी थॉट्स एंड डाउट्स हैं आप डिस्कस कर सकते हैं. ये कोई नहीं कह रहा कि अगर आपने ये कह दिया तो वो चीज़ गलत ही है, बट उसको ओपनली डिस्कस करना, और डॉक्टर को भी ये समझाना ज़रूरी है कि हम अगर बता रहे हैं आपको तो इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, व्हाई एम आई सेइंग दैट माय पेशेंट कैन हैव ऑल काइंड ऑफ दाल्स. तो दे विल कम बैक आफ्टर डिलीवरी और बेचारी सिर्फ मूंग की या मसूर की दाल खा रही होती. आप सोचिए 1 हफ्ते 10 दिन भी, मतलब पूरे महीनों की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, अगर आपको सुबह शाम कोई सेम दाल देगा आप खा सकते हैं. आपको कितनी भी पसंद हो आप नहीं खा पाओगी. इमीडिएटली उसका न्यूट्रिशन बिगड़ना शुरू हो जाता है. राइट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट एंड देयर इज अ रीजन कि हम कह रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है. तो व्हाट आई फील इज एन ओपन डिस्कशन बिटवीन ऑल द पार्टीज इज इम्पॉर्टेंट एंड वी नीड टू कीप आवर माइंड्स ओपन अबाउट इट कि हमें भी एज डॉक्टर्स इवन वी हैव टू एंड इवन दे शुड. So that is the thing that we have to navigate. Yes. अच्छा, अगर डिलीवरी से पहले किसी को जानना है कि कौन से खाने की चीज़ें उनको एक्चुअल में डिलीवरी में हेल्प कर सकती हैं या उनकी बॉडी के लिए अच्छी हैं, तो क्या होंगी वो? सो बॉडी के लिए अच्छी हैं, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है. डिलीवरी के लिए एक चीज़ हमने बात कर ली जो कि कॉमनली हम सोचते हैं, विच इज़ घी, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट समथिंग दैट इज़, जो मतलब साइंस एटलीस्ट आज कहती है नहीं करना चाहिए. इट शुड नॉट बी डन. बट अदर देन दैट, जो प्रेगनेंसी में आपका न्यूट्रिशन चल रहा है, गुड न्यूट्रिशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट इज टू कीप योर बाउल फंक्शनिंग, यानी कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज
वो चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट है जो नहीं होनी चाहिए। तो उसको ठीक करने के लिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, सैलड्स एंड अच्छी क्वांटिटी में वाटर, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपके बाउल्स अच्छे से मूव करते रहें, वो हेल्प करता है। अदर देन दैट, जो बैलेंस न्यूट्रिशन आपने प्रेगनेंसी में लिया है, सेम थिंग कंटिन्यू करेगी और आपको डिलीवरी में भी हेल्प करेगी। ठीक है। Yes. अच्छा, हम एक और चीज़ चाहते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, आप प्लीज़ एक वो पूरा मतलब जो प्रोसेस होता है वो बताइए कि अगर लेबर पेन अब शुरू हो गया है तो उसके बाद हॉस्पिटल जाने का प्रोसेस, ओटी में जाने का प्रोसेस, वहाँ एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही होती हैं, तब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता, उन मतलब शुरू से लेके अंत तक का लेबर पेन से डिलीवरी तक का पूरा प्रोसेस एक बार समझा दीजिए। आई थिंक कि क्या होता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ। सो जैसे हमने सबसे पहले शुरुआत की हॉस्पिटल बैग से, ठीक है। है ना, और उससे भी पहले ऑब्वियसली आपका डॉक्टर और हॉस्पिटल, दैट यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। आपका हॉस्पिटल बैग रेडी है, यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है, आपका बर्थ प्लान रेडी है, आपने एक्सरसाइजेज और प्री नेटल सेशंस अटेंड किए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी डिलीवरी के दौरान। देन यू रिकग्नाइज कि मुझे लेबर पेन्स हो रहे हैं, या कुछ लोगों को अगर आपको डेट दिया गया है कि आपको इस समय में पहुंचना है हॉस्पिटल, तो यू रीच अकॉर्डिंगली। सो अलॉन्ग विथ योर हॉस्पिटल बैग यू रीच द हॉस्पिटल। ऑब्वियसली यू गो टू योर इमीडिएट इमरजेंसी प्लेस जो भी आपके हॉस्पिटल में है, यू गो टू द रजिस्ट्रेशन काउंटर। वहाँ पे सबसे पहले आपको चेक किया जाता है, आपका एग्जामिनेशन होगा पूरा, पल्स, ब्लड प्रेशर, बेबी की हार्ट बीट, आपको लेबर पेन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन होगा टू असेस कि माउथ खुल रहा है, कितना देर है लेबर में, क्या चीज़ें हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। यूजुअली बहुत अर्ली लेबर में कई बार हम आईवी कैनुला यानी कि नीडल हाथ में जो डाला जाता है वो नहीं डालते, बट ओवर द प्रोसेस बीच में हम कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें आपकी न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है, आप सही अमाउंट में आपको पानी मिले, ये सारी चीज़ें देखनी है, दवाइयाँ देनी है, तो बीच में एक आईवी कैनुला डाल दिया जाता है। कई बार कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है तो दैट इज़ टेकन अवे एट दैट टाइम। ठीक है। अर्ली लेबर में, और अगर कोई भी मनाही ही नहीं है या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो हम एनीमा भी देते हैं। एनीमा अगेन जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि बाउल का पैसेज जो है वो साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेबी को आने के लिए स्पेस चाहिए, तो बाउल वाला स्पेस भी हम खाली करते हैं साथ साथ में। सिमिलरली जब आप, तो ये एग्जामिनेशन होने के बाद आप एडमिट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स हैव अ सेपरेट लेबर रूम जहाँ आपको भेजा जाता है। कई जगह पे कॉमन लेबर रूम्स होते हैं जहाँ पे एक ही लेबर रूम में 2 या 3 या 4 पेशेंट्स होंगे, और कई जगह आपकी डिलीवरी सूट्स अलग भी होते हैं। सो यू हैव अ स्टाफ नर्स ओवर देयर आर ड्यूटी डॉक्टर्स हु आर अवेलेबल। आपके कंसल्टेंट जो भी आपको देख रहे हैं, दे विल बी कमिंग इन बिटवीन एंड सीइंग यू, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर यू आर एनकरेज्ड। मैं एक नॉर्मल डिलीवरी की बात आपको बता रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यू आर एनकरेज्ड टू मूव, आप वॉक कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ पार्टनर, अ बर्थ पार्टनर जो आपका पहले से है रेडी, कैन बी योर हस्बैंड, कैन बी अ फ्रेंड, आपकी मदर इन लॉ, जो भी है, वन पर्सन कैन बी विथ यू। इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स इट इज़ अलाउड। हमारे यहाँ डूलाज भी होती हैं ना। डूलाज आर स्पेशल नर्सेज जो कि स्पेशली लेबर के प्रोसेस में ही आपको लेबर के प्रोसेस के लिए हेल्प करने के लिए होती हैं। सो देयर आर डूलाज हु आर अवेलेबल आपका बैक रब करने के लिए, या वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, टू हेल्प यू गो थ्रू दैट, टू हेल्प यू ब्रीथ प्रॉपरली। तो वो सारी चीज़ों में आपका हेल्प करते हैं। इन बिटवीन वी गिव यू स्पेशल मेडिकेशंस। बेबी की हार्ट बीट की मॉनिटरिंग होती है। कई बार हम इंटरमिटेंट मॉनिटरिंग करते हैं, यानी कि बीच बीच में हर आधा एक घंटे में करेंगे। कई बार होता है कि हमारे पास एक स्पेशल मशीन होती है जिसमें हम कंटिन्यूसली बेबी की हार्ट बीट देखते रहते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन वट एवर इज द रिक्वायरमेंट, वो चीज़ें चलती रहती हैं। एंड इन बिटवीन आपके एग्जामिनेशंस रिपीटेडली होंगे। हाउ लॉन्ग द लेबर विल लास्ट इज अ वेरी, इट इज़ वेरी वेरिएबल। किस स्टेज पे आप आए हैं, कितना आपकी पहली डिलीवरी है या आप और पहले डिलीवर कर चुके हैं, पैसेज कैसा है, बेबी का साइज़ कैसा है, पानी कितना है, बोन्स कितनी टाइट है, मसल्स ज़्यादा टाइट है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि बेबी इजीली प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर भी मिनिमम और मैक्सिमम लेबर पेन मिनिमम तो कह ही नहीं सकते, आप हॉस्पिटल पहुंचे और आपने डिलीवर कर दी, बट दैट हैपन्स वेरी रेयरली, है ना। एंड मैक्सिमम इनफैक्ट इट कुड इवन समटाइम्स गो अप टू 1 to 2 days. 1 to 2 days labor pain में? Yes. Oh my God. Yes. It can even go up to there. So it is very variable. So that it is very difficult for me to say कि यही एक
टाइम होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन. एंड इन केस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और एनीथिंग ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं है, बेबी की हार्ट बीट ठीक नहीं है, प्रोग्रेस अच्छे से नहीं कर रहा, नहीं आ पा रहा, देयर कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ रीजंस. देन इफ यू आर टेकन फॉर अ सिजेरियन सेक्शन, देन आपके एनेस्थेटिस्ट्स होते हैं, दे गिव यू अ चेकअप फर्स्ट. इट इज कॉल्ड अ PAC और अ प्री एनेस्थीसिया चेकअप, जो कि हम एपिड्यूरल के पहले भी प्री एनेस्थीसिया चेकअप करते ही करते हैं सबका. एंड देन यू टेकन टू द ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे मोस्टली रिलेटिव्स आर नॉट रियली अलाउड, बट यू हैव बहुत सारी नर्सेज, आपके डॉक्टर्स, आपके एनेस्थेटिस्ट सब आपके आसपास होते हैं, और वहाँ पर आपको एनेस्थीसिया यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है. मोस्टली बहुत कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम पूरी तरह से बेहोश करके फिर करते हैं, वो भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, बट दैट हैपन्स इन अ फ्यू पेशेंट्स ओनली. And then the surgery is done and you do not feel pain during the cesarean if it is happening over there. वहाँ आपका यूरिन का पाइप भी डाला जाता है. इवन ड्यूरिंग लेबर आपको इनकरेज किया जाता है कि आप बार बार यूरिन पास करके आएँ. खाने पीने के लिए शुरू के लेबर में अगर आप हैं अर्ली लेबर फेज में, तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ बीच में खाते रहें, पीने की चीज़ें लेते रहें, सो दैट आपकी एनर्जी, आपका हाइड्रेशन ठीक से बना रहे, वो इम्पॉर्टेंट होता है. देन एज द लेबर प्रोग्रेसेस धीरे धीरे वो चीज़ें सप्लीमेंट कर दी जाती हैं. सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज. देन आइदर इफ इट इज अ वजाइनल डिलीवरी या फिर वो सिजेरियन सेक्शन है, इन आइदर ऑफ द टू थिंग्स. वंस द बेबी इज बॉर्न, तो बेबी को वहाँ पे देखने के लिए पीडियाट्रिशियंस होते हैं. दे विल, न्यूनेटोलॉजिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, दे विल लुक एट द बेबी इमीडिएटली. उसको जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ड्राई करते हैं, चेक करते हैं बेबी ठीक है सब कुछ. एंड देन द बेबी इज हैंडेड ओवर आइदर डायरेक्टली टू द मदर देयर, या सिजेरियन चल रहा है तो इट इज शोन टू द रिलेटिव्स. हमारे हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर कि हम सबसे पहले बेबी को पैदा होते ही फीड कराते हैं. अच्छा, ओके, ब्रेस्ट फीड कराते हैं, वेदर इट इज अ नॉर्मल डिलीवरी और अ सिजेरियन सेक्शन. अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम है तो बेबी को इमीडिएटली फीड कराया जाता है. सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड फिर देन ऑफ कोर्स द बेबी इज शोन टू द रिलेटिव्स. अगर उसको नर्सरी में कुछ टाइम रखने की ज़रूरत है या ऑब्जर्वेशन की, तो 1-8 घंटे रखते हैं. एंड देन द बेबी इज शिफ्टेड टू द मदर. Okay. And that is how the whole process goes. पूरा प्रोसेस चलता है फ्रॉम लेबर पेन टू डिलीवरी. Yes. साइंस क्या क्या देखे डिलीवरी से पहले जो सही नहीं है, अलर्ट होने के लिए. Okay, yeah. सो वाटर बैग अगर रप्चर हो जाता है टाइप से पहले या लेबर की शुरुआत में, तो दैट इज अ साइन दैट यू मस्ट गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली. लेकिन कैसे आप पहचानेंगे कि मेरा वाटर बैग रप्चर हुआ, ये समझना ज़रूरी है. कई बार प्रेगनेंसी में अलग तरीके के डिस्चार्जेस रहते हैं, तो ये भी वाटर का डिस्चार्ज होता है. कई बार आप समझ नहीं पाते कि क्या हुआ. बट बहुत सिंपल एक चीज़ है जो अगर आपको समझ में आए, इट फील्स लाइक कि आपका यूरिन निकल गया और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाई. अच्छा, फीलिंग आपकी बिल्कुल ऐसी होती है, मतलब यूरिन जैसा, यूरिन या ड्रॉप्स में? यूरिन जैसा, हाँ, थोड़ा सा. इट कैन बी अ फ्यू ड्रॉप्स ऑल्सो समटाइम्स, बट थोड़ा सा अमाउंट निकलता है कई बार, आधी ग्लास के बराबर या 1 कटोरी के बराबर थोड़ा सा निकला और आप कंट्रोल नहीं कर पाए. एंड समटाइम्स यू विल फील इट कि नहीं ये फिर हुआ, थोड़ी देर में फिर हुआ. इफ एट ऑल एवर यू फील इस तरह की चीज़, यू मस्ट गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, और बिना घी खाए या कुछ और खाए. किसी तरह की ब्लीडिंग है, बेबी के मूवमेंट्स कम हैं, हेडेक बहुत ज़्यादा है, फीवर है, आपको घबराहट हो रही है, नहीं अच्छा लग रहा है, या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, अनयूजुअल है, you must reach the hospital. Okay. है ना, rather than trying to find out or googling कि ये चीज़ सही है या नहीं है. तो understand these symptoms and then you must reach the hospital immediately. बिल्कुल. तो आई गेस इस सेशन में हमने प्री डिलीवरी टिप्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन किया है. आपने बहुत ही ब्यूटीफुली हर एस्पेक्ट को समझाया है. एंड इस सेशन के बाद हैट्स ऑफ टू ऑल मदर्स, रियली. मतलब वो जिस पेन से गुजरती हैं, जिस चीज़ों को हैंडल करते हुए वो एक बच्चे को डिलीवर करती हैं, वो सच में बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है. मतलब सच में बोला जाता है कि माँ भगवान का एक दूसरा रूप होती है. उनको इस तरह से दूसरा जन्म होता है. हाँ, बिल्कुल, दूसरा जन्म ही होता है. मतलब आप अपने शरीर से एक बच्चे को निकाल रही हैं, अपने हाड़ मांस को गला के एक नई जान को पैदा किया है. इससे बड़ी क्या बात हो सकती है. एग्जैक्टली. मतलब ये अपने आप में ही, इसके लिए तो हर माँ को आई थिंक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स देने चाहिए. मिलते ही है, मिलते भी है, बच्चों से मिलते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. तो इस सेशन में आपने भी डॉक्टर हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छे से समझाया. आपने हर एक सवाल का जवाब दिया, और आई थिंक ऑडियंस इस सेशन के जरिए ना बहुत ही ज्यादा उनको
इन्फॉर्मेशन मिली होगी डिलीवरी से रिलेटेड, Yes. जितने मिथ्स होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। I absolutely did, and thank you so much मेघा कि ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने उठाया, और ये जितनी भी मिथ्स हैं और डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पेशली मेंटल इश्यूज जो कि विमेन फेस कर रही हैं, सो आई रियली होप दैट दे विल बी उनको बहुत अच्छा Help लगेगा मिलेगी। एंड हेल्प भी मिलेगी। बिल्कुल, Yes. थैंक यू सो मच Thank इस you. सेशन में हमारे Thank साथ you. जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे और भी सेशंस के लिए आप हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।